हेलो एवरीवन। अब तक हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2019 के पेपर के 140 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे, हमारे 10 क्वेश्चन बचते हैं, उनको अभी कर लेंगे। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 141। इन ए सर्टेन मास स्पेक्ट्रोग्राफ an ion beam passed through a velocity selector consisting of mutually perpendicular electric and magnetic field E vector and बी वेक्टर। हमारे पास क्या है? एक मास स्पेक्ट्रोग्राफ है। आयन बीम पास करता है एक वेलोसिटी सेलेक्टर से, जिसके पास क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं, ई वेक्टर और बी वेक्टर। द बीम देन एंटर ए रीजन ऑफ अनदर मैग्नेटिक फील्ड बी डैश। तो बीम जो है वो एंटर करता है दूसरे रीजन में परपेंडिकुलर टू द बीम। The radius of curvature of the path followed by beam in this region is proportional to। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है पाथ की, जो बीम फॉलो करेगा इस रीजन में, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो है E डिवाइडेड बाय B1 B2 या फिर B डैश के। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 141 क्वेश्चन। देखो कैसे करना है क्वेश्चन। हमारे पास है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ये तो 140 है। 141 है। इनसाइड द वेलोसिटी सेलेक्टर द इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस द मैग्नेटिक फोर्स। वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास क्या है? क्यू ई किसके इक्वल है? क्यू वी बी वन की। तो वी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? ई बाय बी वन। इनसाइड द सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड बी टू, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यू वी बी टू इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी टू। तो कंबाइन करेंगे इक्वेशन। आर की वैल्यू हमारी वैल्यू पुट करेंगे वी की ई बाय बी वन, तो एम बाय क्यू बी टू ई बाय बी वन। आर इज इक्वल टू एम बाय क्यू ई डिवाइड बाय बी वन इंटू बी टू। तो आर इज प्रपोर्शनल टू ई बाय बी वन बी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142 क्वेश्चन, जो कि क्या है? हमारे पास लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम पास थ्रू अ स्लिट ऑफ विड्थ 0.1 सेंटीमीटर टू प्रोड्यूस डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑन अ स्क्रीन। एक वेवलेंथ है 6500 एंगस्ट्रॉम की, वो एक स्लिट से पास करती है जिसकी विड्थ है 0.1 सेंटीमीटर और डाइफ्रैक्शन का पैटर्न प्रोड्यूस करती है स्क्रीन पर। कितनी डिस्टेंस? एट ए डिस्टेंस 1.8 मीटर फ्रॉम द स्लिट से। इफ़ द एंटायर अपरेटस इज इमर्ज इन वाटर, पूरे अपरेटस को हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 वाले वाटर में इमर्ज कर दिया। विड्थ बतानी है किसकी? सेंट्रल मैक्सिमम की। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 142। हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी दे रखी है? 6500 एंगस्ट्रॉम। चेंज करके मीटर में कर लिया। स्लिट की विड्थ है 0.1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। जो स्क्रीन और डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस है वो 1.8 मीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके अंदर वाटर के अंदर है वो है 4/3। वेवलेंथ, अब हम देखते हैं कि वेवलेंथ का वाटर के अंदर जाने से पर क्या फ़र्क पड़ता है। व्हेन अपरेटस को हम इमर्ज करेंगे वाटर में, तो स्पीड और वेवलेंथ जो है लाइट की वो डिक्रीज़ कर जाती हैं ड्यू टू द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लैम्डा जो होगा लैम्डा नोट बाय म्यू हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नोट ओरिजिनल वाला, म्यू की वैल्यू 4/3, तो नई लैम्डा इतनी हो जाएगी। लेकिन हमें क्या निकालना था? सेंट्रल मैक्सिमम विड्थ। तो उसका क्या फॉर्मूला है? द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इन ए सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज गिवन बाय 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय ए। तो 2 लैम्डा की वैल्यू इंटू में डी डिवाइडेड बाय ए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.755 मिलीमीटर। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 143, जो कि क्या है? ए मैग्नेटिक फील्ड बी नोट इज अप्लाई टू पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे बी नोट। In the interior of the substance, the magnetic field produced by the atomic magnetic dipole of the substance is, कि inside में
जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो लेस होगा या फिर ज़्यादा कम, ये देखना है हमें कितना होगा वो। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 143। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके पास क्या होता है, स्मॉल पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैव अ स्मॉल पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जाइम जो होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, लेकिन 1 से लेस होती है, इतनी भी ज़्यादा नहीं होती, स्मॉल पॉजिटिव होती है। दिस मीन्स देयर एटॉमिक डाइपोल अलाइन इन द सेम डायरेक्शन एज द एक्सटर्नल फील्ड। जैसे एक्सटर्नल फील्ड है उसी की डायरेक्शन में ही डाइपोल की अलाइनमेंट होगी। अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं कि बिकॉज जो जाइम है वो वेरी वेरी लेस है 1 से। जो जाइम की वैल्यू है मैग्नीट्यूड वो बहुत ज़्यादा, मतलब 1 से कम है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। तो जो इंड्यूस इंटरनल फील्ड होगा बी एम, वो इंटरनल फील्ड क्या होगा, बी एम इज इक्वल टू जाई एम इंटू बी नोट। तो जो जाई एम है वो लेस देन है 1 से, तो वो क्या होगा, इंड्यूस वाला इंटरनल फील्ड वो मच वीक होगा, मेकिंग इट लेस देन बी नोट। तो वो क्या बनाएगा उसको कि वो बहुत वीक होगा और उसको बी नोट से लेस बना देगा। तो यही पूछा था इन्होंने कि वो कितना होगा, वो तो वो वीक होगा और लेस देन होगा बी नोट से। तो ये है लेस देन बी नोट एंड इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का तो पता ही लग गया। अगला है क्वेश्चन 144। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी v नोट इन टाइम t नोट। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली रेस्ट से, कितनी वेलोसिटी के साथ, v नोट के साथ, कितने टाइम में, t नोट के साथ। What is the instantaneous power delivered to the body when its velocity is v नोट by 2? इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर कितनी होगी बॉडी की जब उसकी वेलोसिटी क्या है, v नोट बाई 2 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 144, क्या होगा, फाइंड द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहले हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। और इन्होंने बोला है इनिशियली वो रेस्ट पर है, तो v नोट फाइनल होगा 0 प्लस ए टी नोट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी, तो a इज इक्वल टू v नोट बाई टी नोट। सेकेंड है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। नेट फोर्स जो एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पर, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू v नोट बाई टी नोट। तो कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर f इंटू वी, एफ़ की वैल्यू है जो है m v नोट इंटू टी नोट, और जो पावर है, जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, वो v नोट बाई 2। तो पावर कितनी हो जाएगी फिर, m v नोट बाई टी नोट, v नोट बाई 2, तो m v नोट का स्क्वायर बाई 2 टी नोट। तो ये वैल्यू आ जाएगी m v नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टी नोट। बोला था ना इन्होंने कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, v नोट बाई 2, तब उसकी पावर कितनी होगी, m v नोट स्क्वायर बाई 2 टी नोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। एक स्मॉल एस्ट्रॉयड है, इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। वो सन के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r नोट विद स्पीड v नोट। ए रॉकेट इज लॉन्च फ्रॉम द सरफेस ऑफ एस्ट्रॉयड विद स्पीड v इज इक्वल टू अल्फ़ा v नोट। एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं एस्ट्रॉयड के सरफेस से, कितनी स्पीड से, v इज इक्वल टू अल्फ़ा v नोट से, वेयर v इज़ द स्पीड रिलेटिव टू द सन, द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर विच द रॉकेट विल रिमेन बाउंड टू द सोलर सिस्टम। कि कितनी वैल्यू होगी अल्फ़ा की जिससे रॉकेट बाउंड रहे सोलर सिस्टम से। इग्नोर द ग्रेविटी ड्यू टू द एस्ट्रॉयड एंड इफेक्ट ऑफ द अदर प्लैनेट। इग्नोर करो ग्रेविटी को और इफेक्ट ऑफ द अदर प्लैनेट्स को। तो क्वेश्चन है 145। पहले ऑर्बिटल स्पीड देखो एस्ट्रॉयड की, वी ओ इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एम बाई आर नोट। द रॉकेट इज लॉन्च फ्रॉम ए डिस्टेंस आर नोट फ्रॉम द सन, कितनी स्पीड से, विद द स्पीड v इज इक्वल टू अल्फ़ा v नोट। जो रॉकेट है उसको लॉन्च किया है आर नोट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, कितनी स्पीड, v इक्वल टू अल्फ़ा v नोट रिलेटिव टू द सन। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस जी एम बाई आर नोट। पुट द वैल्यू ऑफ v एंड v नोट इनटू द एनर्जी इक्वेशन। अब v की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा v नोट, अब इसको पुट करेंगे, और जी एम बाई आर नोट की वैल्यू किसके है, v नोट का स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू हाफ एम, वी के स्क्वायर की वैल्यू अल्फ़ा वी नोट का स्क्वायर, माइनस जो जी एम बाई आर नोट की जगह क्या पुट कर लेंगे, वी नोट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस एम वी नोट स्क्वायर। तो कॉमन ले लो एम वी नोट स्क्वायर, तो हाफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस वन। अब हम कंडीशन लगा देते हैं, अप्लाई द कंडीशन फॉर ए बाउंड ऑर्बिट। For any object to remain gravitationally bound to a system, its total mechanical energy must be negative। अगर किसी को बाउंड करके रहना है तो उसकी जो एनर्जी है वो मस्ट बी नेगेटिव, कि ई जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा। तो यानी कि एम वी नोट स्क्वायर हाफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस वन लेस देन ज़ीरो। तो अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो लेस देन है टू से, और अल्फ़ा क्या है, लेस देन है रूट टू से। दस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर विच द रॉकेट रिमेन बाउंड इज रूट टू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, रूट टू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, जो कि देखो क्या है, फॉर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। जब आप ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हो, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द बेस एमीटर एंड बेस कलेक्टर जंक्शन। तो ऑप्शन है कई सारे कि ये हाई होगा या लो होगा, तो करेक्ट ऑप्शन चूज करो किसके रिगार्डिंग, रेजिस्टेंस ऑफ द बेस एमीटर और बेस कलेक्टर जंक्शन के, जब आप क्या कर रहे हो, ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर रहे हो। तो देखो, एम्पलीफिकेशन रिक्वायर द एक्टिव ऑपरेटिंग रीजन। जब हम एम्पलीफिकेशन करते हैं तो उसके लिए जो रीजन होता है एक्टिव होना चाहिए। तो ऐसे केस के लिए जो बेस और एमीटर का जंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस करोगे तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस लो है, तो रिजल्ट इन लो रेजिस्टेंस, यानी कि बेस एमीटर के सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। और बेस कलेक्टर जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस का हाई रेजिस्टेंस, तो वही है, तो बेस कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होगा, और जो फॉरवर्ड है यानी बेस और एमीटर का वो क्या होगा हमारे पास, तो बेस एमीटर हाई और बेस कलेक्टर का रेजिस्टेंस हाई होगा, और बेस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वेरी लो होगा। तो बस वही है कि हमारे पास बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है तो करंट डिक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, यानी कि RBC हाई होना चाहिए। और ये है एमीटर बेस जंक्शन, ये एक्टिव रीजन में ऑपरेट करता है, बेस इसमें कॉमन है, ये बेस कलेक्टर जंक्शन, ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। तो ये हमारा एमीटर बेस जंक्शन है फॉरवर्ड बायस, तो करंट इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, यानी कि बेस एमीटर में रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज, लो होगा बेस एमीटर में, और कलेक्टर बेस में हाई होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, द पीरियड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 8 सेकेंड। एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाता है, उसके लिए पीरियड जो है वो 8 सेकेंड है। एट t इक्वल टू 0 इट इज़ एट मीन पोजीशन, t 0 पर वो मीन पोजीशन में है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड सेकेंड विल बी। जो रेशियो है डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल की फर्स्ट सेकेंड में और सेकेंड सेकेंड में वो कितनी होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा 147 टाइम है 8 सेकेंड, ओमेगा क्या होती है 2π/t, यानी कि 2π/8 यानी π/4 रेडियन पर सेकेंड। एक्स ऑफ टी कैसे है, a sin ओमेगा टी, तो a sin ओमेगा की वैल्यू π/4 इंटू टी एट t 0 सेकेंड पे, एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। t 1 सेकेंड पे देखते हैं, एक्स ऑफ 1 इक्वल टू a/√2 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्स ऑफ 2 की वैल्यू आई a। तो इन द फर्स्ट सेकेंड यानी कि t 0 से
टी इक्वल टू 1 सेकेंड में। डिस्टेंस कितनी हुई, एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स ऑफ 0, ए बाई रूट 2 माइनस 0 यानी ए बाई रूट 2। इन द सेकेंड टी 1 टू टी 2 सेकेंड, डी 2 क्या एक्स 2 माइनस एक्स 1, तो ए माइनस ए बाई रूट 2। तो अब क्या करना है, रेशियो लेनी है दोनों डिस्टेंस की, डी 1 बाई डी 2, तो ए बाई रूट 2, ए बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 माइनस 1। और ज़्यादा सोल्व करना हो रूट 2 से इसको रेशनलाइज कर दो, रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1, तो आ जाएगा रूट 2 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 148, जो कि क्या है, ए स्टिफ स्प्रिंग ओबे ए फोर्स लॉ गिवन बाय एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब। एक स्टिफ स्प्रिंग है, वो ओबे कर रही है फोर्स के लॉ को, एफ माइनस के एक्स क्यूब। द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग फ्रॉम द रिलैक्स स्टेट एक्स इक्वल टू 0 टू द स्ट्रेच्ड लेंथ एक्स इक्वल टू एल, वो कितना वर्क है, डब्ल्यू नोट है, इन टर्म ऑफ डब्ल्यू नोट। वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द स्प्रिंग फैक्टर स्प्रिंग फ्रॉम स्ट्रेच लेंथ एल टू लेंथ 2l इज, कितना वर्क रिक्वायर होगा लेंथ एल से 2l लेंथ तक स्ट्रेच करने का। तो दोबारा देख लो, एक स्टिफ स्प्रिंग है, ओबे कर रहा है फोर्स के लॉ को, एफ माइनस के एक्स क्यूब। जो वर्क रिक्वायर है स्ट्रेच करने में स्प्रिंग को फ्रॉम द रिलैक्स स्टेट एक्स इक्वल टू 0 टू द स्ट्रेच्ड लेंथ एक्स इज इक्वल टू एल, वो तो है डब्ल्यू नोट। पूछा क्या है कि इन टर्म ऑफ डब्ल्यू नोट वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द स्प्रिंग फ्रॉम स्ट्रेच्ड लेंथ एल टू लेंथ 2l इज। तो देखो क्या है, एफ हमारा क्या है, माइनस के एक्स का क्यूब। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और उसका डी डब्ल्यू था तो डी डब्ल्यू स्मॉल डी एस, इंटीग्रेशन कर लेंगे तो डब्ल्यू। पुट करो एफ की वैल्यू, माइनस के एक्स का क्यूब इंटू में डी एक्स, तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू नोट। ये तो था फर्स्ट केस का। सोल्व किया इसको, माइनस के एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 0 टू एल, डब्ल्यू नोट ये वैल्यू है। सोल्व करके आ गई माइनस के एल की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, इक्वेशन होगी 1। डब्ल्यू डैश क्या है, जब इन्होंने पूछा है नया वर्क डन क्या होगा, एल से 2l तक जब उसको स्ट्रेच करेंगे तो ये फोर्स माइनस के एक्स क्यूब डी एक्स, माइनस के कॉमन एक्स की पावर 4 बाई 4 एल टू 2l, माइनस के बाई 4 एल टू 2l है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 15 एल की पावर 4 के डिवाइडेड बाई 4, तो डब्ल्यू डैश हमारा आ गया इनिशियल डब्ल्यू नोट का 15 टाइम, तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 15 टाइम ऑफ डब्ल्यू नोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, at low temperature the Debye temperature of two isomorphic ionic solids AB and XY are 300 Kelvin and 250 Kelvin respectively। लो टेम्परेचर पर जो डिबाई टेम्परेचर है टू आइसोमॉर्फिक आयोनिक सॉलिड AB एंड XY वो 300 केल्विन एंड 250 केल्विन है रिस्पेक्टिवली। इफ़ द लैटिस हीट कैपेसिटी ऑफ ए बी, जो लैटिस हीट कैपेसिटी है ए बी की एट 5 केल्विन इज 0.05 जूल मोल पर केल्विन, देन द लैटिस हीट कैपेसिटी ऑफ एक्स वाई एट 5 केल्विन इज। तो अगर मतलब कि लैटिस हीट कैपेसिटी उसकी ए बी की इतनी है 0.05, तो एक्स वाई की बतानी कितनी है। तो डिबाई मॉडल जो है हमारा वो जब हाई टेम्परेचर पर होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है 3R, और जब लो टेम्परेचर पर होता है तो उसका वेरिएशन होता है C प्रोपोर्शनल टू T का क्यूब। अगर हाई टेम्परेचर की बात करें तो C 3R, और लो टेम्परेचर पर ये वेरिएशन है उसका C प्रोपोर्शनल टू T क्यूब। तो C इज इक्वल टू T का क्यूब, यहाँ देखो क्या है कांस्टेंट लगेगा, तो 234 केल्विन T डिवाइडेड बाय क्यू नोट का क्यूब, ये रिलेशन है 234 केल्विन T बाय टी डी, जो अलग दूसरा टेम्परेचर है टी डी का क्यूब। तो ऐसे ही हम पहले एक्स वाई के लिए देखेंगे फिर ए बी के लिए देखेंगे, दोनों की रेशियो लेंगे तो कॉमन है, तो हम
टी टेम्परेचर ऑफ ए बी के लिए, टी डी टेम्परेचर एक्स वाई के लिए। तो 300 का क्यूब डिवाइडेड बाय 250 का क्यूब, तो ये आ गया। स्पेसिफिक हीट पुट करो इनकी वैल्यू 0.05, 300 बाई 250 का क्यूब। तो सी एक्स वाई के लिए ये है 6/5 का क्यूब, 0.05, इसकी वैल्यू पुट कर दी ना हमने सी ए बी की, सी एक्स वाई ये इधर चला गया। तो 0.05, 216/12.125 ये सोल्व करके आ गया। तो सोल्व करके आएगा 0.0864 जूल बाय मोल इंटू केल्विन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक बट नॉट यूनिफॉर्म रेडियली प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू KR की पावर 4। एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है बट नॉट यूनिफॉर्म रेडियली प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E इक्वल टू KR की पावर 4 directed radially outward from the center of the sphere. Here r is the radial distance from the center and k is a constant. The volume density rho of the charge distribution is. तो देखो ये क्या है, spherically symmetric, depend only on r not on theta and phi. spherically symmetric है जो कि क्या होगा, डिपेंड करेगा ओनली ऑन आर और थीटा और फाई पर डिपेंड नहीं करेगा, दिया ना इन्होंने स्पेरिकली सिमेट्रिक। तो ई क्या है, के आर की पावर 4। ई की वैल्यू क्या होती है, माइनस के डेल वी, तो माइनस डेल वी बाय डेल आर। तो डेल वी बाय डेल आर क्या है, ई है, तो ई इंटू में डी आर क्या है, माइनस डेल वी। अगर इंटीग्रेशन ले लेंगे तो वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई इंटू में डी आर। ई की वैल्यू पुट कर दो 0 टू आर, के आर की पावर 4 इंटू डी आर, सोल्व करके आ गया माइनस के आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, ये जो आया है हमारा डेल वी, वो किसके इक्वल होता है, माइनस के रो बाय एप्साइलन नोट की। डेल वी यानी कि 1/r², डेल बाय, ये है पॉइजन इक्वेशन, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो बाय एप्साइलन नोट। डेल स्क्वायर वी की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 1/r², डेल बाय डेल आर, r² डेल वी बाय डेल आर, 1/r², डेल बाय डेल आर, r² डेल वी बाय डेल आर। तो यहाँ से इसको सोल्व किया, हमारे पास क्या है वैल्यू, r² डेल वी बाय डेल आर इज इक्वल टू माइनस के आर की पावर 6। सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के आर की पावर 6, यानी कि ये वैल्यू बन गई माइनस के आर की पावर 6। तो 1/r² डेल बाय डेल आर, ये सारी वैल्यू की जगह माइनस के आर की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो बाय एप्साइलन नोट। तो 1/r², इसको सोल्व करो, माइनस 6 के आर की पावर 5 माइनस ऑफ रो बाय एप्साइलन नोट, माइनस से माइनस कैंसल, तो के आर की क्यूब इंटू में 6 इज इक्वल टू रो बाय एप्साइलन नोट। तो रो की वैल्यू क्या होगी, 6 के आर की क्यूब एप्साइलन नोट, 6 के आर क्यूब इंटू एप्साइलन नोट। तो ये हमने, तो ये था 150, तो इसके लिए वैल्यू आ गई 6 के आर क्यूब इंटू एप्साइलन नोट। तो देखो भाई, हमने अब आज अपने HTET का 2019 का पेपर भी कंप्लीट कर दिया है। मैं बार बार कह रही हूँ, इन पेपरों को बिल्कुल अच्छे से कर लो आप। ये पेपर आपको HPSC PGT फिजिक्स के सब्जेक्टिव पेपर में भी, स्क्रीनिंग पेपर में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और HTET के लिए तो है ही। थैंक यू।